हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने 11वीं में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है या किसी वजह से उनके 11वीं क्लास बर्बाद हो गई है। और 12th क्लास में अब क्या हम जेई निकाल सकते हैं या हम नीट निकाल पाएंगे, ऐसे उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर, मेरा 11वीं का तो बहुत सारा बैकलॉग है, क्या मैं इस साल 12th की ही केवल तैयारी कर लूं, जेई का ड्रॉप करके कर लूं। इस तरह के बच्चों अजीब अजीब से क्वेश्चंस के सारे मैं जवाब लेकर आया हूं कि क्या हम भी टॉप 10 में आ सकते हैं जेई के अंदर। तो बच्चों, इसको मैं तुम्हें एक स्लाइड के थ्रू समझाता हूं कि किस तरह से तुम्हें जेई के अंदर आज भी तुम अपनी अच्छी से अच्छी सिक्योर रैंक तैयार कर सकते हो, अगर तुम्हारा 11th क्लास बर्बाद हो गया है तो। चलो बच्चों, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कि किस तरह से हम आगे वन बाय वन स्टार्ट करना चाहिए। तो आइए बच्चों, आज का हमारा सेशन है कि क्या हम 11th के अंदर अच्छी सिक्योर रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने जो तुम्हारी स्लाइड बनाई है बच्चों, बहुत ही आसान सी स्लाइड है। वन बाय वन करके हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है हमारा 11th क्लास को किस तरह से रिवाइज करें या किस तरह से हम इसके लिए प्रिपरेशन करें कि आज हमारी रैंक सिक्योर हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बोलना होगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। क्या मुझे सिर्फ बोर्ड पर फोकस करना चाहिए या क्लास 11th और 12th एक साथ कर सकता हूँ। तो बच्चे, इसका आंसर है कि तुम कर सकते हो। तुम बोर्ड में भी अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। मैं नहीं कह सकता कि तुम सीबीएसई के टॉपर बन सकते हो, लेकिन 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। और उसके साथ साथ तुम 11th और 12th की भी तैयारी एक साथ एक ही साल में कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, तुम देखते रहिए कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। तो बच्चों, चलते हैं अपनी आज की स्लाइड की तरफ कि हमें बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए, 11th और 12th की क्या स्ट्रेटेजी लगाकर मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से मैं पढ़ाई करूं ताकि मेरे 3 से 4 घंटे की स्टडी लगभग 14-15 घंटे के बराबर हो जाए। ये बच्चे मैं तुम्हें वन बाय वन करके बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर वो डिपेंडेबल रहते हैं। जैसे एक सिंगल टीचर, एक सिंगल वाइफ के ऊपर डिपेंडेबल रह जाते हैं, केवल स्टडी मटेरियल पे फोकस करते रहते हैं। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये चीजें नहीं पता होती। तो बच्चों, तुम एक जंग लड़ने जा रहे हो, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें गेम के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे तुम इस आईआईटी को क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए चलते हैं बच्चों कि तुम्हें सबसे पहले 10th मंथ की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लगभग अब अभी से देखें तो अगला अप्रैल वाला जो सेशंस होने वाला है उसके लगभग 12 महीने हैं, लेकिन जो पेपर होता है बच्चों जेई अप्रैल जनवरी में हो जाता है। तो लगभग हमारे पास 300 दिन है, मतलब 250 से 300 दिन है, जिसमें हम जेई के साथ साथ 12th और 11th की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर मंथ को एक एक बार लिख लो। तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, अप्रैल 2023, है ना, ऐसे लिखो। उसके बाद मई 2023, एक एक करके तुम्हें जनवरी 2024 तक की एक बार लिख लो। बस वैसे प्रैक्टिस के तौर पे लिख लो, कुछ नहीं काटा। ताकि क्या होता है, तुम्हें प्लानिंग रहे। बच्चों में एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सलमान, शाहरुख खान, उन लोगों का प्लानिंग है कि 2028 में कौन सी मूवी आने वाली है, 2030 में कौन सी मूवी आने वाली है, आज उनको पता है। उनके इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि हमें 5-6 साल के आगे की प्लानिंग करके रखते हैं। तो क्या हम 10 महीने की प्लानिंग नहीं कर सकते। जब वो एक मूवी के लिए कम से कम 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसके लिए 6 साल पहले प्लानिंग करनी होती है। तो हमारी जिंदगी का सवाल है, हम क्या 10 महीने पहले प्लानिंग नहीं कर सकते। इसका ये मतलब होता है कि बच्चों, प्लानिंग करने से चीजें सक्सेसफुल होती है। ठीक है, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जेई और नीट के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या कौन सा नोट्स फॉलो करना चाहिए, हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, टेस्ट के डिस्कशन की किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, और एक सिंगल टीचर के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो अगर बच्चों हम बात करें बुक्स के बारे में, तो बच्चों तुम्हें एक कोई भी एक बुक फॉलो कर लो, या किसी भी एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लो और नोट्स ले लो, और उन्हीं नोट्स को या उसी बुक को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तुम्हें 10 अलग अलग तरीके की नहीं बनानी है कि मैंने ये भी कर लिया है,
उसका भी कर लिया है, उसका भी कर लिया है, और एक ही चैप्टर को अलग अलग उससे करते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है बच्चों, इतना टाइम नहीं है। अब हमें सिक्योर तरीके से फॉलो करना है। सबसे मेन चीज है इसके अंदर टाइम टेबल बनाना, जो कि मैं आने वाले थोड़े से आगे वीडियो में बताऊंगा। टेस्ट डिस्कशन की प्लानिंग करना इसके अंदर, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी एक सिंगल टीचर के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3 टीचर है, तो तुम्हें 3 टीचर और हायर करने पड़ेंगे। हायर करने का मतलब है उनसे बातचीत करते रहनी पड़ेगी। कई सारी कोचिंगों में मैंने देखा है बच्चे की बार बार टीचर चेंज होते रहते हैं, बच्चे एक साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, फिर वो पैसों के चक्कर में या किसी और रीजन की वजह से दूसरी कोचिंग में चले जाते हैं। ठीक है, या कहीं छोड़ देते हैं, बेच चेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है, बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है, बॉन्डिंग की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस ये है कि बच्चों, जिस भी तुम कोचिंग में आज पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हें एक और दूसरी वाइफ बना लेनी है, मतलब एक और टीचर साइड बाय साइड कर लेना चाहिए। मान लो मैथ्स का एक टीचर कोई भी है, तो एक और टीचर होना चाहिए। फिजिक्स का एक टीचर जो तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा है, तो एक और टीचर से तुम्हारा कांटेक्ट होना चाहिए जो तुम्हारे डाउट क्लियर कर सके। उसके लिए क्या करना है बच्चों, तुम देख लो कि किसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठती है, उनसे सर से नंबर ले लो, उनके हाय हेलो नोटिफिकेशन जो भी करना हो, करीबन एक वीक में कुछ भी हाय हेलो करते रहो, ताकि उनके नोटिस में आ जाओ तुम। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं, कि तुम्हें 2 टीचर होने चाहिए एक सब्जेक्ट के, जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में हो बिल्कुल। सिंगल टीचर सिंगल वाइफ के ऊपर कभी डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दूसरा अपन बात करते हैं कि क्या मेरे को 10 से 15 घंटे डेली पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों। बिल्कुल नहीं। टोटल स्टडी पर आवर तुम्हें बच्चों पर डे कितने आवर स्टडी करनी चाहिए, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, लेकिन 4 to 6 आवर तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। अगर तुम 4 to 6 आवर बच्चों स्टडी कर लेते हो, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन डन है, कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम आज से रेगुलर 10 महीने तक 4 to 6 आवर डेली स्टडी कर रहे हो, तो भगवान भी आकर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकते हैं। कोई भी आ जाए, कोई नहीं रोक सकता बच्चों। लेकिन अगर तुमने स्टार्ट करा, कब कब जाकर, अक्टूबर में जाकर के अब मैं तो 12 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं होगा बच्चों तुम्हारा सिलेक्शन। ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर तुमने आज से 4 से 6 घंटे स्कूल के बाद, कोचिंग के बाद अगर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो बच्चों, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा और टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, इसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है, अब 4 से 6 घंटे कब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, मैं आने वाले टाइम पे धीरे धीरे तुम्हें बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक कसम खा लो कि आज से मैं 4 से 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। अगर तुम 10 घंटे पढ़ाई करते हो बच्चों डेली, तो छोड़ दो पढ़ना, नहीं पढ़ना है 10 घंटे। तुम 1 या 2 दिन 10 10 12 12 घंटे पढ़कर तुम पूरा 15 दिन का अपना टाइम टेबल खराब करने वाले हो। नहीं कर सकता कोई भी दुनिया में कि जो 10 10 12 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है तुम्हारी एज के अंदर। तुम्हें 6 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोचिंग के बाद, स्कूल के बाद 4 से 6 घंटे का टाइम फिक्स रखना है। ठीक है बच्चों, चलो। अब हमें बच्चों पढ़ाई में के क्या ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि हाँ ट्यूशंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। नहीं करना। तुम्हें कंसेप्ट पे फोकस करना है, तुम्हें लर्निंग पे फोकस करना है। तुम जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो बच्चों, उस कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, है ना। ऐसे नहीं ट्यूशन कर दिया काम हो गया, ऐसे नहीं करना है। तुम जब भी पढ़ रहे हो बच्चों कंसेप्ट को, कुछ भी चीज को, तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक रजिस्टर रखो जो शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आएगा। ये तुम्हारे अमृत के जैसा लगेगा जब तुम नवंबर में आओगे ना, कि मैं कैसे इसको समराइज करूं। बहुत सारे बच्चे समराइज नहीं कर पाते, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू समराइज होता है। एक लड़की थी 2 से 3 साल पहले, कोचिंग में आई, तो मैंने उसको ये बात बोली, सबको ही बोलते हैं, तो बाकी लोग फॉलो नहीं करते, उसने फॉलो करा। तो जब मैं उससे मिला, मैंने उसके नोट्स देखे समराइज वाले, तो इतने सुंदर नोट्स बना रखे हैं उसने, उसके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ सिंबल बना रखे हैं, कुछ कर रखे हैं। तो वो बच्ची बिल्कुल एवरेज बच्ची है, लेकिन जब उसने उस नोट्स को फॉलो करा, बार बार प्रिपरेशन करी, तो उसके जो 95, मेरे को लग रहा था कि इसके 95% ऐसे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ उसके 98 से 99 के बीच में परसेंटाइल आया। उसका एक रीजन यही था कि उन नोट्स को बनाती गई, उनको बार बार रिवाइज करती गई, और उसने मेरे को एक ही बात बोली, सर मेरे का पूरा फोकस था कंसेप्ट सीखने में, कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहली बात, और उनको अप्लाई कैसे करा जाता है। मैंने इसी पे ही फोकस करा और चीजें मेरी बनती गई। ठीक है बच्चों,
दूसरी बात ये है कि तुम्हें एक और सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं, कि कोई भी टीचर पूरे कंसेप्ट नहीं बता सकता क्लास में, जितने उसको खुद को आते हैं नहीं बता सकता। वो क्या करता है, जब भी कुछ क्वेश्चन सिखाता है तो कुछ आसान क्वेश्चन लेकर कुछ करके सिखाता है, लेकिन जो हकीकत में जो हमें कोई सिखाने वाला है वो है जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं बच्चों, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से समझ में आता है कि अच्छा ये वाला कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिखना है। मैं किसी भी टीचर की गारंटी ले सकता हूँ कि 100% वो अपना नहीं दे पाते, क्योंकि वो जो चीज बताना जा रहे होते हैं तो कहीं बच्चे सुनते भी नहीं है अच्छे से, या उनको क्लियरिटी नहीं हो पाती कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। तो तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा बच्चों, कि जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो जब क्वेश्चन सोल्व करो उस टाइम भी शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो लिखवा दिया वही शॉर्ट नोट्स है या वही नोट्स है, ऐसे नहीं। खुद के नोट्स खुद तैयार करो, मॉड्यूल से, वर्कबुक से, किसी भी तरीके से खुद के नोट्स बनाओ, ताकि तुम उस चैप्टर को अच्छे से समझ सको। अब आते हैं बच्चों अच्छी वाली बात करने वाले, रिवीजन। रिवीजन के अंदर क्या होता है बच्चों, दो तरीके की चीजें करनी होती है। एक तो तुम्हारे पास दो तरीके के दिन मिलेंगे, एक तो जब तुम कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, ठीक है, या स्कूल और कोचिंग दोनों जाते हो। और कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें कोचिंग नहीं जाने वाले दिन होते हैं। मैंने अभी तक का जितने भी कोचिंगों का एनालिसिस किया है, लगभग तुम्हें 3 से 4 दिन बुलाते हैं वीक में, और तुम्हारे पास 3 दिन बिल्कुल ऐसे होते हैं जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, कहीं नहीं जा रहे होते। ठीक है, स्कूल वालों के लिए संडे के दिन आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हें कब कौन से दिन में कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कब कौन सी नहीं करनी चाहिए, सिंपल से पता लग रहा होगा कि कोचिंग जाने वाले दिनों में तुम 12th क्लास पढ़ो, या जिस क्लास में तुम हो वो पढ़ो। मोस्टली 12th वालों के लिए वीडियो बनाया है, तो 12th क्लास वाले पढ़ो। और जिस दिन में तुम नहीं जाते उसमें 11th क्लास की पढ़ाई करो। तो कोचिंग वाले जाने वाले दिनों में बच्चों 12th क्लास में हम कैसे पढ़े, जिस दिन तुम कोचिंग जा रहे हो उस दिन तुम्हें 12th क्लास की स्टडी करनी है। सबसे पहले जो क्लास में पढ़कर आया है उसका रिवीजन करें। बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि आज मैं कोचिंग गया, ठीक है, कोचिंग जाओ, आराम से कोचिंग जाकर आए हो तो 1 या 1.5 घंटे रेस्ट कर लो। 1 और 1.5 घंटे रेस्ट करने के लिए मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, कर लो, वो नहीं करना, वो नहीं करना भाई। रेस्ट करने के लिए बच्चों हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को जरूरत होती है रेस्ट की। आंखों को भी रेस्ट की जरूरत होती है, ब्रेन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, दिल को भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो तुम क्या करते हो, दिमाग को रेस्ट तो मिल जाता है लेकिन आईज को रेस्ट नहीं मिल पाता जब मोबाइल चलाते हो। तो तुम आराम से जब भी कोचिंग से आते हो तो 1 घंटे सो जाओ, चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत बोलो, आराम से लेट जाओ, वही तुम्हारा रेस्ट है। जब तुमने रेस्ट कर लिया तो सबसे पहले जो भी तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है कोचिंग के अंदर उसको तुम रिवाइज करो। मेरे को पता है कि तुम एक सब्जेक्ट को 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर दोगे, लेकिन तुम्हें आधे घंटे में रिवीजन करना है उसका। धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते रहना है। मान लो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री की तुम्हारी क्लास हुई तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुम आधे आधे 1 घंटे में रिवीजन कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास हुई तो आधे आधे, मतलब 1.5 आवर में तुम उसका रिवीजन कर लो, मतलब 90 मिनट में तुम उसका रिवीजन कर लो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले घर आकर रिवीजन करना है किसका, जो पढ़ाया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कंसेप्ट है तो कंसेप्ट का रिवीजन करो, मैथ्स में कुछ फॉर्मूले है तो उनका रिवीजन करो, क्वेश्चन जो हाँ करवा है क्लास में उनका रिवीजन करो। सच बता रहा हूँ, अगर तुमने ये कर लिया ना, तुम्हें मैं देख रहा हूँ टीवी में देखूंगा मैं तुम सब लोगों को। सही बता रहा हूँ, जो जो फॉलो करेगा उसको आज तक वाले बिठाकर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे होंगे 2024 के दिन। समझ में आ रहा है बच्चों? बस ये टाइम टेबल तुम फॉलो कर लो, फिर जो तुम्हें होमवर्क दिया है उसे यूज करें। अगर तुम ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो बच्चों, जो भी तुम्हें होमवर्क दिया है, जब तुमने रिवीजन कर लिया है तो उसके बाद खुद से होमवर्क करें। ठीक है, अगर कोई होमवर्क नहीं मिला है तो खुद से होमवर्क दें, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करें। ऐसा नहीं सोचे कि हाँ टीचर ने नहीं दिया तो आज छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? तुम्हें 1.5 घंटे सेल्फ रिवीजन करना है, फिर होमवर्क करना है। मैं लगभग तुम्हें 4 से 6 घंटे का टाइम टेबल बना रहा हूँ, मतलब 1 1 घंटे तुम्हें होमवर्क कर लेना है। ठीक है ना, तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। ठीक है ना, बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लो अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है, लेकिन मोबाइल मत चलाओ। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कसम है, अगर तुमने मोबाइल को हाथ लगाया 1 साल भर भी तो सारे हटा दो।
फेसबुक हटा दो, व्हाट्सएप हटा दो, व्हाट्सएप रखो, स्नैपचैट इंस्टाग्राम हटा दो, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर भी केवल डीपी एक ही लगाओ। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ तो उनकी डीपी मेरे को हर 7-8 दिन में चेंज होती हुई मिलती है। पता नहीं कहाँ सोच सोच रहे हैं। ऐसे बच्चों का नहीं होगा सिलेक्शन। मत दो बच्चों, किसी को टाइम मत दो। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना टाइम। अपने किसी भी बंदे को टाइम मत दो। ठीक है। उसके बाद जब तुमने होमवर्क करा है, जो भी करा है तुमने, अगर 15 क्वेश्चन सोल्व करे हैं तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन में डाउट आएंगे। बच्चों तुम अगले दिन क्लास में जाकर तुम डाउट सोल्व करो टीचर से। नहीं कर रहे तो तुम्हारी सेकंड वाइफ से, जो सेकंड टीचर थे, उनसे सोल्व करो। करवाओ, प्यार से करवाओ। अगर नहीं कर रहे तो तुम्हारा नहीं होने वाला। ठीक है। और जब तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो तुम चैप्टर को रिवाइज करो। भाई बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो साल भर तक कोई डाउट नहीं पूछते। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान भी आ जाएगा तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर तुमने डाउट नहीं पूछे ना तुम्हारे टीचर से, लिख के ले लो, तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सिलेक्शन करवाने का एक ही तरीका है कि अपने टीचर से डाउट पूछो। वीक में तुमसे कम से कम 2-3-4 बार डाउट पूछने। टीचर नहीं बताता तो दूसरे टीचर से पूछो। भाइयों तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं ये वाली चीजें। ठीक है। अब हम बात करते हैं उन दिनों पर जब हम 11th क्लास में नहीं जाते, कोचिंग नहीं जाते, तो उसमें 11th क्लास का रिवीजन करना है। कैसे करना है? जिस दिन आप कोचिंग नहीं जा रहे उस दिन तुम्हें 12th क्लास का कोई रिवीजन नहीं करना, 11th क्लास का रिवीजन करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर के कंसेप्ट पर फोकस करें, बिल्कुल डरे नहीं। जो भी तुम्हारा बैकलॉग है बच्चों, वो धीरे धीरे करके मैं रिवाइज करवा दूंगा। कैसे रिवाइज होगा कि तुम्हें 1 मंथ में 3 चैप्टर का टारगेट रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है। 11th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को तुम्हें 1 मंथ में कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर। अगर तुम पहले कंप्लीट कर लेते हो, जब तुम कोचिंग नहीं जाते उन दिनों के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा पहले कंप्लीट हो जाता है 1 मंथ से पहले, तो दूसरे चैप्टर पे मत जाओ, उसी चैप्टर को रिवाइज करते रहो। तुम्हें 1 महीने में एक चैप्टर से ज्यादा करना ही नहीं है। क्योंकि मेरे को पता है कि केवल तुम नोट्स पढ़ के रिवीजन बोल देते हो, वो रिवीजन नहीं होता है। वो बैकलॉग क्लियर करना नहीं होता है। बैकलॉग क्लियर करना होता है कि किसी भी चैप्टर के कम से कम तुमने 200 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। अगर तुम 200 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% है बच्चों। उसके बाद बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेकर रखते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चों की टेस्ट सीरीज सब लोगों की अलग अलग होती है। मोस्टली तुम्हें वो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जो चैप्टर वाइज होती है। फुल सिलेबस वाली नहीं लेनी है। इस तरह का कोई नहीं लेना है। कोई एक ऐसी टेस्ट सीरीज ले लो किसी दूसरी कोचिंग की, और कुछ नहीं बिगड़ रहा, 5-7 हजार रुपये में मिल जाती है। वो ऐसी लेना है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ताकि तुमने जो भी चैप्टर तैयार किया है 11th क्लास का, उस चैप्टर का तुम टेस्ट दे सको। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे चैप्टर में पूरे के पूरे डाउट आ गए, तो मैं कह रहा हूँ वापस से सेकंड वाइफ के पास जाओ और तुम्हारे डाउट सोल्व करवाओ। पूरे डाउट सोल्व करवा लो। कसम से मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने 2 या 3 पेपर भी डाउट सोल्व करवा दिए किसी टीचर के थ्रू, तो तुम है उस टीचर से भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से ही कंसेप्ट का पता लगता है। थ्योरी थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट का पता नहीं लगता। मैं वही गलती करता था जब मेरे क्लास के इस टाइम पे पढ़ता था, कि मैं चैप्टर को रिवाइज करता रहता था, बार बार रटता रहता था। मेरे को लगता था कि सब कुछ आ रहा है लेकिन नंबर क्यों नहीं आ रहे। भाई नंबर कहाँ से आएंगे तेने जब क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करे हैं तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, किसी न किसी दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लेनी है और वीकली टेस्ट देना है। चाहे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो या नहीं हो, तुम्हारा चैप्टर 50% कंप्लीट है तभी तुम्हें टेस्ट दे दो, और उस टेस्ट के जो डाउट आए हैं वो टीचर के पास ले जाकर पहुंच जाओ। सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा जीवन में। तुम्हारे इंटरव्यू लेते हुए दिखेंगे लोग, है ना, गेंदे के फूलों की मालाएं तुम्हारे ऊपर डली रहेगी। जो जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने बहुत रिसर्च करके एक एक चीजें बताई है। ठीक है। टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टाइम टेबल के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, शाम को रेस्ट करना है, मोबाइल को हटा दो, और आगे मैं धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को ट्वेल्थ में है डर लगता है कि सर 12th बोर्ड कैसे पढ़ें। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। तुम्हारे 90% से वो नंबर आने वाले हैं। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा सीबीएसई की कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में। ये सब बाकी बात की बातें हैं। अगर जो बच्चे या जिनके भाई बहन अगर 10th से 11th में जा रहे हैं और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी ले रहे हैं, तो चारों सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। तुम लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ,
केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लें, सब चीजों का लोड उठाकर ना चलें। अगर 12th बोर्ड में तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो हो जाता है बच्चों, क्योंकि तुम 10th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट थे, तभी तो तुम लोगों ने साइंस मैथ्स लिया है। तो बच्चों अगर तुम्हारे 10th क्लास में जितनी भी परसेंटेज थी उससे 2 या 3 परसेंटेज ऊपर नीचे होगी, उससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों के 90 या 90 से ऊपर परसेंटेज थे 10th क्लास में, उनके 12th में भी 90 और 90% से ऊपर ही नंबर आने वाले हैं, चाहे वो कुछ पढ़े ना पढ़े। उनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो जब आईआईटी की कोचिंग कर रहे हैं तब कर सकते हैं। बहुत सारा ये भी भ्रम होता है कि यार सर आप तो हमें शॉर्टकट तरीके से सिखाते हो, लेकिन बोर्ड के अंदर हमारे तो फिर नंबर कटेंगे ना, फिर क्या करेंगे हम। भाई ऐसे नहीं होता, वहां नंबर काटने के लिए नहीं बैठे, वो नंबर देने के लिए बैठे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम शॉर्टकट भी तरीका लगा रहे हो, तो तुम उसके अंदर जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला लिख दो बस। वो ये नहीं कहते कि तुम शॉर्टकट क्यों लगाया, वो ये कहते हैं कि तुमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया इसके अंदर हमें बताओ। तो जो भी तुम उसके अंदर फॉर्मूला लगा रहे हो उस पेपर के अंदर लिख दो, वही लॉन्ग मेथड हो जाता है, उसी को ही लॉन्ग मेथड को बोलते हैं। अलग से कुछ नहीं करना होता, अलग से कुछ नहीं करना होता भाइयों। अलग से कोचिंग लगा भी मत लेना सीबीएसई की। अगर तुम्हें पूरा जान से हिम्मत है, अगर तुम कर सकते हो, तो मेरे कोई नॉर्मल से नॉर्मल एवरेज बच्चा भी बच्चों 90% से ऊपर ला सकता है नंबर। बस उसको फोकस होना चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेली 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर बच्चे मेरे को मिल जाए ना, आज की 10 बच्चे हैं सर इनका सिलेक्शन करवा दो, अगर वो मेरे साथ 10 महीने भी रह ले तो उनकी टॉप 10 में रैंक ला दूं, है ना मेरे को, क्योंकि ये पता है कि रैंक कैसे लाई जाती है, कैसे टाइम टेबल सेट करना होता है। जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता ना उसके भी मैं कंसेप्ट अच्छे करवा सकता हूँ रिवाइज करवा करवा के, लेकिन वो तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल नहीं है कि तुम्हें इतना अच्छे टीचर मिले, इतना कोई मोटिवेट करने वाला मिले, इतना बार बार बताने वाला मिले। तो तुम बच्चों को तुम्हें बार बार लग रहा हो तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों 100% जिसने आज भी 11th क्लास का एक भी लेटर नहीं पढ़ा है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो डेली के डेली 6 घंटे पढ़ाई कर ले और जैसे मैंने प्लान बताया है उस प्लान को फॉलो करे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं, बहुत बातें कर ली पढ़ाई की, अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर भी आ जाते हैं। सबसे पहले ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का क्या फायदा है बच्चों। ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करनी है, ध्यान लगाना है, आंखें बंद कर लेनी है और 10 से 15 मिनट आराम से बैठे रहना है। जो विचार आ रहे हैं आने दो, बिल्कुल आंखें बंद करके रखो, है ना, जो चल रहा है चलने दो। एक दिन क्या होगा, ध्यान लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बच्चों, उन एवरेज बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो पढ़ाई नहीं कर पाते। अब मान लो यार एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक एवरेज बच्चा है। अब इंटेलिजेंट बच्चा तो 3 से 4 घंटे पढ़ के काम कर लेगा, 5 घंटे पढ़ के भी काम चला लेगा। अब एवरेज बच्चा तुम ही बताओ कि 4 से 5 घंटे पढ़ के काम चला सकता है क्या। नहीं, नहीं चला सकता सर। तो उसको फिर 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्या। 15 घंटे पढ़ नहीं सकते। अब करे तो क्या करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस एवरेज बच्चे को बच्चे ध्यान लगाना चाहिए डेली 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट ध्यान लगाने से क्या होता है, जो बच्चा 4 से 5 घंटे पढ़ता है उसकी पढ़ाई लगभग 10 से 15 घंटे में जितना उसको समझ में आता है वो 4 से 5 घंटे में ही उस चीज को समझ लेता है। कहने का मतलब है कि जो चीज तुम्हें 1 घंटे में समझ में आएगी वो तुम्हें 10 से 15 मिनट में वो बात समझ में आ जाएगी, ध्यान लगाने से। शुरू के 5-7 दिन तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ये रिजल्ट, लेकिन मैंने खुद ये फील किया है बच्चों कि मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है, चीजें बहुत दिनों तक याद रहती है। जब चीज जो जब काम आती है तब वो मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। बहुत बार हमें फील होता है कि यार तो मेरे को क्वेश्चन आता था, वहां क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चे तुम्हारे माइंड का सस्पेंशन बिगड़ा हुआ है। तुम ध्यान लगाओगे तो कुदरत या तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज को उस टाइम पे ला कर रख देगा जब तुम्हें जरूरत है। महीने में या 15 दिन में कोई इंटरटेनमेंट वाला कुछ चीजें देखे, मूवी देखने जरूर जाए, कुछ गेम खेलने जरूर जाए, ठीक है, उससे माइंड का थोड़ा प्रेस होता है। और सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं, मोबाइल पे बिल्कुल फोकस ना करें बच्चों, सब चीजें हटा दो। 1 साल की बात है, सब लोग तुम्हारे पास जो तुम मोबाइल चलाते हो उसके टॉप ब्रांड के मोबाइल तुम्हारे पास होंगे। अभी तो तुम बेस मॉडल लोअर मॉडल पता नहीं कौन कौन सा लेकर चल रहे होंगे। बस 1 साल के लिए मोबाइल छोड़ दो हाथों से। जो जो मैंने डेली रूटीन बताया बच्चों उसको फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े।
बहुत सारे बच्चे कोटा में रहने वाले हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, हैदराबाद में रहने वाले हैं। दोस्त के नाम पे गर्लफ्रेंड के व्यवहार करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाकर रखते हैं, बॉयफ्रेंड बनाने में लग जाते हैं। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो बच्चों, तो फिर पूरा वही करो। पूरी परिवार की तैयारी कर लो कि हाँ मेरे को इस लड़की के साथ रहना है, इसके साथ ही बच्चे करने हैं, इसी के साथ जीवन यापन करना है, यही कमा कर देगी, यही सब कुछ है। अदरवाइज छोड़ दो, बिल्कुल दोस्त के नाम पर भी मत रखो, क्योंकि दोस्त के नाम पर पता है कुछ और ही चल रहा होता है। तुम्हें बच्चों पूरा फोकस कर लेना है पढ़ाई के नाम पे। जो भी जिससे भी तुम प्यार करते हो, अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया ना, तो उसके घर वाले उठाकर तुम्हारे पास रख देंगे उसको कि हाँ ले जाओ। और नहीं हुआ ना, तो भगा देंगे घर से भी, पानी तक भी नहीं पूछने वाले तुम लोगों को। तो बच्चों इसको पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करो। और तुम्हारे कोई भी डाउट है बच्चों, तो मेरे को बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे डाउट और क्लियर कर सकता हूँ। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और तुम्हें बार बार दिक्कत आती है बच्चों, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, बार बार इस वीडियो को देखो। और जो मैंने तुम्हें 12th का रिवीजन, 11th का रिवीजन बनाया है, उस स्लाइड को जरूर फॉलो करें। बच्चे, जब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरा जो क्लासेस का टाइम होता था वो 2 से 7 बजे तक होता था। तो उस टाइम पर मैं क्या करता था, सुबह 7-8 बजे उठता था, और 9 से 1 बजे तक सुबह के टाइम पे बिल्कुल पढ़ता रहता था। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और रात को भी जब 7 बजे आए तो 2 घंटे फिर इंजॉय इंजॉय करते थे, खाना वाना खाते थे। और रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर पढ़ता था मैं। मैंने लगभग 10 महीने तक टाइम टेबल फॉलो करा, और मेरा इतना अच्छे रिजल्ट आने लगे कि मतलब मैथ्स में तो 120 में से 105, 110, पहले 120 का पेपर हुआ करता था। ठीक है, फिजिक्स में भी अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं, थोड़ी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन काफी ज्यादा होने लगा। मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे नंबर आने लगे। और उस टाइम जब 9 से 1, शुरू शुरू में तो अजीब सा लगता था कि कैसे पढ़े, लेकिन एक रूटीन सेट हो गया है कि लाइफ में बस यही यही करना है बच्चों। तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है तुम लोगों की भी, तुम भी इसको फॉलो करें। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।